जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारा पिछला क्लास था, हम लोग इस सवाल के साथ आपके क्लास की समाप्ति किए हुए थे कि यदि कोई लड़का और लड़की किसी कमरे में बंद हो और उसके चारों ओर उसके दोस्त चक्कर काट रहे हो, उसकी रखवाली कर रहे हो, और मान लेते हैं लड़की का पिता आता है और बंदूक से गोली दागता है, तो सबसे पहले कौन मरेगा? तो आपका जवाब क्या है? तो आपका जवाब शायद यही होगा कि जो बाहर घूम रहे होंगे दोस्त, वो। तो ठीक इसी प्रकार जब दो परमाणु को आपस में जब दो परमाणु को आपस में टकराया जाता है तो उसके चारों तरफ जो घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उन्हीं का बाहर की ओर ग्रहण या त्याग होता है। देखिए, जब दो परमाणु को आपस में हम लोग टकराएंगे तो इसके जो बाहर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, वही बाहर जाएगा या फिर वही एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरण होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि विद्युत आवेश की उत्पत्ति के लिए इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेवार होता है। आप इसको कॉपी पर नोट कर सकते हैं कि विद्युत आवेश की उत्पत्ति के लिए इलेक्ट्रॉन को छोटा वाला ई और माइनस से निरूपित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेवार है। अब इस बात को समझ लीजिए कि जब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर उतना ही आवेश होगा। अर्थात कहने का मतलब है, यदि उस पर 10 इलेक्ट्रॉन जाए तो 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जो आवेश जाएगा किसी पदार्थ पर, वो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? पूर्ण गुणज के रूप में होगा। इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए आपसे बोले कि कोई वो व्यक्ति है, वो 15 समोसा खाता है। कितना समोसा खाता है? 15 समोसा खाता है। और हम बोले कि यदि एक समोसा का दाम 5 रुपया है, तो जाहिर सी बात है कि आप बोलेंगे कि 15 समोसा खाता है तो 15 जो 75 रुपया वो खाएगा। तो ठीक इसी प्रकार यह भी है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन पर यदि 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम आवेश है और उस पर 10 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो आपसे कोई सवाल पूछा कि 10 इलेक्ट्रॉन उस पर चला गया तो उस पर कितना आवेश होगा? तो 10 से गुना कर दीजिएगा 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम से, तो क्या हो जाएगा? हाई दशमलव से जीरो कैंसिल हो गया, तो 16 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। आज दशमलव जो होता है एक अंक के बाद लगाता है, इसलिए 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 है। और उसके बाद क्या हो गया? एक दशमलव इस तरफ ले गया तो उधर से घट गया, 10 के पावर माइनस 18 कूलम आवेश। इस तरह का से बनता है। लेकिन आपको ये जो नोमेरिकल है, जो नोमेरिकल के लिए हम लोग 11th क्लास में बेसिक तरीका से नोमेरिकल स्टार्ट किए, एकदम जोड़ घटाव से लेकर नोमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं। और यदि उस चैप्टर को आप लोग देखते हैं तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। आप उस चैप्टर को देखिएगा, बेसिक से नोमेरिकल, आखिर फिजिक्स नोमेरिकल जहाँ से स्टार्ट होता है। यदि आप उस चैप्टर को कवर करते हैं तो मुझे 100% विश्वास है कि कभी भी आपका नोमेरिकल फंसने वाला नहीं है। उसमें जोड़ घटाव से लेकर दशमलव का कैसे जोड़ घटाव होता है, गुना भाग होता है, फिर 10 के पावर n का जोड़ घटाव गुना भागा कैसे होता है, आखिर जो हम लोग का जो घातांक है, घातांक का जोड़ घटाव गुना भागा कैसे होता है, और हम लोग इस सब का जो 10 के पावर n का जो होता है जोड़ घटाव गुना भागा कैसे होता है, वो सब कुछ उस चैप्टर में सिखाया जाएगा। अभी हम उस पर वीडियो अपलोड नहीं किए, लेकिन हम तुरंत उस पर वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तभी इसका नोमेरिकल आसान हो जाएगा, तभी आप नोमेरिकल को एकदम बेहतरीन तरीक़ा से आप जान पाएंगे। और हमें आपसे गुजारिश है कि आप उन बच्चों को यह वीडियो शेयर कीजिएगा जो बच्चे परेशान हैं, जो बच्चे अब फिजिक्स को नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं तो उसको रटने का कोशिश कर रहे हैं। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप उन बच्चों को वीडियो शेयर कीजिए जो बेचारे अभी बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, उनको वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आगे की क्लास और इंटरेस्टेड तरीक़ा से आपको पढ़ाने का कोशिश करेंगे। आप इसको कॉपी पर जरूर नोट कीजिएगा, बहुत अच्छा नोट्स बन जाएगा, और इसको जब भी आप पढ़ने का कोशिश कीजिएगा बहुत आसानी से समझ में आएगा।
अब हमने यह जाना कि इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, किसी भी विद्युत आवेश की उत्पत्ति के लिए जिम्मेवार होता है। अब हम यह बात जान ले, क्या आवेश के बीच कोई बल भी लगता है क्या? तो आपने यह गौर किया होगा कि जब हम लोग किसी कंघी को बार से रगड़कर छोटे छोटे कणों को चिपकाने का प्रयास करते हैं तो वो आकर्षित कर लेता है। जब कोई बल ना लगता तो वो आकर्षित कैसे कर लेता है? अर्थात कोई ना कोई एक बल कार्य करता है जिसके कारण वस्तु में आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का गुण है, वो भी बल है। तो बल के बारे में जान लेते हैं। एक नियम प्रतिपादित किया गया कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। कहने का तात्पर्य, इस चीज़ को समझने के लिए हम आपको एक उदाहरण दें, और उदाहरण बहुत बेहतरीन है, आपको उदाहरण बहुत पसंद आएगा, और इसको हम लोग दैनिक जीवन में देखिए इसका कैसे इस्तेमाल होता है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और आप थे, आपको आपके पिताजी ने बोला कि जाओ बाबू घर बाज़ार से 50 किलो का आटा लेते आओ। जाहिर सी बात है आपको पर आटा का बोरा लाने में बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ेगा, और इसके लिए आप जब दोस्त से बोलते हैं कि भाई मेरे साथ चलो और आटा का बोरा मेरे साथ लेकर आओ, तो आपको वो बोल देगा कि भाई मुझे भी काम है, हमें भी काम है, हम नहीं कर सकते हैं आपका यह काम। वो दोस्त बहुत मुकर जाएगा और वो बोलेगा कि नहीं, हम जा रहे हैं अपने काम करने, ठीक है। तो इस तरह हुआ आपके और दोस्त के बीच प्रतिकर्षण, मतलब आप कुछ और बोल रहे हैं, वो बेचारा कुछ और बोल रहा है, विचार में भी मतभेद है कि वो आपका बात मानने का कोई गुंजाइश ही नहीं कर रहा है। और देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या है। यदि वही दोस्त वहीं पर बैठा हो और एक सुंदर सी लड़की हाफ स्कर्ट और हाफ टी शर्ट पहनकर, गोरी सी लड़की जब उसके पास जाती है और बोलती है कि दरअसल आपसे मुझे बहुत काम है अर्जेंट, वो बेचारा लड़का का अंदर मन में बहुत रसगुल्ला फूट गया होगा, और उसके बाद बोलता है, लड़की बोलती है कि देखिए दरअसल मैं बहुत दूर से आई हूँ और मैं यहाँ पर किसी को पहचानती नहीं हूँ, आप थोड़ा मेरा 2-3 बैग है बहुत भारी भारी और मैं उससे उठा नहीं पा रही हूँ, कृपया मुझे उठाकर मेरे घर पर रख दीजिए। वो लड़का और लड़की के बीच उस समय आकर्षण हुआ कि जो 50 किलो का बोरा नहीं उठा पाया, वह 3-4 क्विंटल का उसका बैग उठाकर अकेले घर पर ले जाकर रख दिया। ये हुआ आकर्षण। तो ठीक इसी प्रकार सजातीय यानी एक जाति का हो, मतलब आपको एग्जाम्पल दिए लड़का और लड़का का, तो क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। आप इसको दिमाग में गौर कीजिएगा हमेशा, क्या हुआ, प्रतिकर्षण। और जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, देखिए वो लड़का और लड़की के बीच प्यार। तो ऐसे ही होता है कि क्या होता है, विजातीय यानी एक दूसरे के का हो, अलग जाति का हो, तो क्या होगा, आकर्षण। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अब जाहिर सी बात है, जब आप पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच क्या होगा, तो आपका आंसर होगा आकर्षण होगा। अब इस चीज़ को थोड़ा और गौर करते हैं, तो क्या आपसे सवाल है, और सवाल कभी भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत 2005-2004 में क्वेश्चन पूछा हुआ है लमसम में, कि आखिर जो सवाल पूछा हुआ है इंटरमीडिएट में कि क्या वस्तु के आवेश का जो पहचान करने का जो गुण है, कि आखिर वस्तु पर कौन सा चार्ज है, उसका कौन सा गुण है, क्या आकर्षण से उसका पहचान होता है या फिर प्रतिकर्षण से। तो सवाल का जवाब थोड़ा गौर कीजिएगा और बहुत ही इंटरेस्टेड है, आप इसको कॉपी पर नोट कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड क्लास होने वाला है। आप केवल हम मेरे साथ बने रहिए और देखिए, हम बहुत ही पूरा सब्जेक्ट, पूरा चैप्टर को एकदम कंप्लीट थ्योरी, एकदम कंप्लीट आपको चैप्टर एकदम न्यूमेरिकल के साथ आपको क्लियर करवाएंगे। यदि आप हमसे मेरे साथ बने रहते हैं तो एकदम पूरा 100% श्योर करते हैं कि आप
पूरा एकदम नॉलेज के हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा। ज्ञान बहुत सारा आपके पास होगा, आपके पास इतना ज्ञान होगा किसी 4-5 बच्चे को आप पढ़ा कर अपना जीविका पाल सकते हैं। इस तरीका से पढ़िए कि लगे कि ना वाकई में लड़का कमाल का है। चलिए हम आगे की ओर रुख करते हैं। यदि हम लोग कंघी की बात कर लेते हैं तो कंघी को रगड़े और कागज जो अनावश्यक था, जो उदासीन था, उसको भी आकर्षित कर लिया। लेकिन अभी हम आपको दिखाएं कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या हुआ, प्रतिकर्षण। क्या हुआ, प्रतिकर्षण। लेकिन उस समय कंघी ने भी, जो कंघी पर कुछ आवेश था और वह उदासीन चीज को जिस पर कोई आवेश भी नहीं था उसको भी आकर्षित कर ले रहा है। यानी आकर्षण से किसी वस्तु पर क्या आवेश है इसकी पहचान नहीं हो सकती है। तो आखिर किसी वस्तु पर कौन सा आवेश है इसकी पहचान कैसी होगी, तब जब प्रतिकर्षण होगा। जब प्रतिकर्षण होगा तो जरूर बात है कि वो दोनों पर क्या होगा, समान आवेश होगा। इस तरह का हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर किस आवेश, क्या आवेश है, इसकी पहचान प्रतिकर्षण के द्वारा किया जाता है। आप इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए। यदि वीडियो हमारा आगे बढ़ गया हो तो आप इसको फिर से बैक जाइए और फिर से सुनिए और उसको कॉपी पर नोट जरूर कीजिएगा। अब आपको बता दें कि पहले जैसे आप लोग पढ़े हुए थे गुरुत्वाकर्षण बल या फिर बहुत सारा बल, तो आप गुरुत्वाकर्षण बल जब पढ़े हुए थे तो उसमें आपने ये गौर किया होगा कि जो बल होता है वस्तु पर जो लगने वाला बल होता है वो उसके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप इसको लेकर चौंक गए होंगे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, आखिर ये बाटा में क्यों होता है। तो आपको, और इसका क्या प्रमाण भी होता है। हर चीज़ को आपने जब मैथ में पढ़ा होगा तो उसको प्रूफ मांगे होंगे। लेकिन हर चीज़ का हम बता दें, फिजिक्स में ये खासियत होता है, या फिर आप इसको खासियत माने या फिर आप इसको कमी माने, ये आपके ऊपर है। कमी यह है कि कभी भी हर चीज़ का प्रमाण आपको फिजिक्स में मिलने वाला नहीं है। आपने ये जो नियम हम लोगों गुरुत्वाकर्षण का हुआ, आप इसको कभी प्रमाण के रूप में नहीं देखे होंगे कि ये ऐसे करके पूरा प्रमाणित कर दिया। प्रमाण के रूप में नहीं देखे होंगे, जब भी देखे होंगे ये फार्मूला ही देखे होंगे। इसके पीछे का रीजन यह है कि यह प्रमाण के द्वारा प्रमाणित नहीं हुआ है, यह प्रयोग द्वारा प्रमाणित हुआ। जैसे देखा गया किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो कितना उस पर बल लगा, उसको नोट किया गया कॉपी पर। कि अगर दूरी को घटा दिया जाए तो कितना उस पर बल लगा, इसको कॉपी पर नोट किया गया। तब इस सूत्र का उत्पत्ति हुआ कि भाई यही सूत्र है, अब इसको बार बार आपका प्रयोग कीजिएगा थोड़ी ना। अब आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दें, आप छत पर से नीचे कूदिए, आप छत पर से नीचे कूदिए और प्रमाणित कीजिए कि आप गिर कर मरिए जाइएगा। ये प्रमाणित हो सकता है थोड़ी ना। आपने ये प्रयोग किया और देखा गया कि जब कोई छत पर से व्यक्ति नीचे गिरता है तो जाहिर सी बात है उसे चोट या फिर मौत हो सकती है। तो ये प्रयोग है, और हर चीज़ को यदि प्रमाणित करना है तो प्रयोगों के रूप में हम लोग देखा गया है, ना कि हर चीज़ का प्रमाण होता है। हर चीज़ का प्रमाण नहीं होता है। ऐसे ही यदि वस्तु के बीच जो बल लगता है उसको गुरुत्वाकर्षण के बल के द्वारा, आज यदि आवेश के बीच बल लग जाए, आवेश के बीच यदि बल लग जाए तो उसको किसे, कूलम बल के द्वारा निरूपित किया जाता है। अभी इसको चीज़ को आपको केवल टेलर दिए हैं, अभी सिनेमा बाकी है, इसलिए आप इस चीज़ को एकदम गौर कीजिएगा। हम आपको थोड़ा सा झलक दे दिए, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आवेश का आखिर कोई मात्रक होता है भी क्या। जैसे आपने द्रव्यमान को केजी में नापा होगा, तो क्या आवेश को भी कुछ में मापा जाता है? आवेश को भी हम लोग देख लेते हैं किसी चीज़ में नापा जाता है या फिर नहीं। जैसे आप लोग देखें, आवेश जब आप लोग 10th में पढ़े हुए होंगे तो विद्युत धारा की परिभाषा ऐसे पढ़े होंगे, विद्युत धारा आवेश बटा में समय, या फिर I बराबर Q बाई में T, या ऐसे परिभाषा दिए होंगे, एकांक समय में वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। आप लोग एकांक का आज तक जिंदगी में मतलब नहीं समझ पाए होंगे, आखिर एकांक होता क्या है। तो आपको एकदम गौर कीजिएगा, ये Q हो गया और यहाँ पर हम लोग 1 सेकेंड में कौन किसी वस्तु पर कितना आवेश गया उसकी मात्रा ही उसकी विद्युत धारा कहलाती है। एकांक का अर्थ क्या है, एक।
यदि हम उसमें सेकंड लगा दिए तो 1 सेकंड में वस्तु पर कितना आवेश गया उसी को विद्युत धारा कहते हैं। और यदि हमें Q का मात्रक ज्ञात करना है तो ये भागा में है, और जब भी बराबर के इस तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो Q I का जो होता है आपका मात्रक एम्पियर होता है, और S का जो मात्रक होता है, जो टाइम होता है, टाइम का मात्रक सेकंड होता है, और ये एम्पियर सेकंड हो गया। और इसी को हम लोग कूलम कहते हैं, कूलम कहते हैं। और यह वैज्ञानिक के नाम पर दिया गया, इसे बड़े अक्षर C से निरूपित किया जाता है। आप इसको कॉपी पर नोट कर सकते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। और उसके बाद इसका SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट एम्पियर सेकेंड, ये SI यूनिट हो गया, SI यूनिट। और इसका वीमा लिख लीजिएगा आप, डायमेंशन वीमा लिख लीजिएगा आप, A और T। इसका वीमा ये हो गया, इसका मात्रक ये हो गया, इसको कूलम द्वारा निरूपित किया जाता है। आप इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब हम कूलम बल को जानने का कोशिश करते हैं, आखिर कूलम बल क्या होता है। कूलम बल जानने से पहले और थोड़ा छोटा बात है, उस चीज़ को जान ले कि आखिर क्या क्या बात है उसमें। जैसे आपने यह बात जाना कि सजातीय आवेश के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण, जबकि विजातीय आवेश के बीच क्या होता है, आकर्षण। और उसके बाद दूसरा बात यह जाने किसी भी वस्तु का, किसी वस्तु पर किसका आवेश है, कैसा आवेश है, इसकी पहचान उसके प्रतिकर्षण से होता है। और तीसरा बात हम आपको उस समय थोड़ा सा झलक दिए हुए थे कि यदि किसी वस्तु पर कोई आवेश है, कोई आवेश है, तो आवेश जो है, मान लीजिए कितना भी आवेश है, x आवेश है, x कूलम आवेश है। कूलम क्या है, मात्रक है, आवेश का नापने वाला मात्रक है। अब आपसे सवाल यह है कि यदि यह आवेश है तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ना हुआ है, तो चाहे इस पर 1 इलेक्ट्रॉन गया होगा, चाहे 1 लाख इलेक्ट्रॉन गया होगा, चाहे 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन गया होगा, तो जाहिर सी बात है, तो जो इलेक्ट्रॉन गया होगा, जो यह आवेश होगा, वह किसका रूप होगा, वह जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन के टर्म में होगा, इलेक्ट्रॉन के संख्या में होगा। इसलिए Q बराबर Ne लिखते हैं, यानी जो आवेश होता है किसी वस्तु पर वह संख्या, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे 3, चाहे 4, यानी n संख्या। E का है, E एगो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, यानी एगो इलेक्ट्रॉन पर, कॉपी पर लिख लीजिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम आवेश होता है। अब आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश, 10 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश। आप जाहिर से मल्टीप्लिकेशन जानते होंगे, तो मल्टीप्लिकेशन करके आप इसका आंसर लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिएगा 9 गुना 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन 6 गुना 10 के पावर -19 कूलम से आप मल्टीप्लिकेशन करके लिख देंगे। और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम आपको टर्म बताए थे कि यदि यह n टर्म है और इसको भी n टर्म है, तो आप इसको गुना के दिए 9 छक्का 54, और उसके बाद आगे का टर्म में देखिए 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन, 10 के पावर 9 कूलम, और 10 के पावर 9 कूलम, और 10 के पावर -19 कूलम, और 10 के पावर माइनस कूलम। जब भी मल्टीप्लिकेशन का टर्म होता है तो ऐड हो जाता है 10 के पावर -38 कूलम आवेश आंसर। तो इस तरीका से आप लोग कॉपी पर इसको नोट कर सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, तो चाहे लाख इलेक्ट्रॉन पूछे, चाहे करोड़ इलेक्ट्रॉन पूछे, वो हमेशा उसी के टर्म में होता है। और इसका और एक नियम है, उसको पढ़ लीजिएगा और उसको कॉपी पर नोट जरूर कीजिएगा। जो हम लोग कभी देखे होंगे कि किसी वस्तु पर जो द्रव्यमान होता है उसको छोटा छोटा टुकड़ा में बांटते चला जाए तो एक अंतिम किसी भी उसको अनंत ना मतलब एक फिक्स पॉइंट तक बहुत हद तक विभाजित किया जाता है। और उसको विभाजित करते करते आप लोग बहुत टर्म तक विभाजित कर सकते हैं। जैसे हम लोग इस मार्कर को छोटा सा टुकड़ा में तोड़े तो हो सकता है वो 2 ग्राम का निकले, उसको भी तोड़े तो हो सकता है 1 ग्राम, उसको भी तोड़े 0.5 ग्राम, उसको भी तोड़े 0.005 ग्राम, उसको भी तोड़े 0.00005 ग्राम, उसको भी तोड़े 0.00005 ग्राम। मतलब तोड़ते चले जाए तो वो टूटते चला जाएगा। लेकिन आवेश में ऐसा नहीं होता है। जब आवेश को छोटा छोटा पार्ट में तोड़ा जाए, आवेश को छोटा छोटा पार्ट में तोड़ा जाए तो एक आवेश
एक अंतिम आवेश बचता है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है और उसी को इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं और वह एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है जिसे 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम आवेश कहते हैं। और इसी गुण को किसी वस्तु की किसी आवेश की परमाणुकता कहा जाता है। आवेश का परमाणुकता कहा जाता है। अर्थात कॉपी पर फिर नोट से नोट कर लीजिएगा, किसी भी वस्तु को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है और यह आवेश का गुण ही आवेश का परमाणुकता कहलाता है। और दूसरा गुण आपको पहले भी बता चुके हैं, इसका दूसरा गुण है आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का अर्थ है क्या कि किसी भी आवेश पर जो उपस्थित आवेश गुण होता है वो 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम का एन टर्म के गुणनफल के बराबर होता है। क्यू बराबर एनी टर्म में होता है, बस इसी का अपोजिट है और इसको आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज के रूप में होता है और इसे आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। और यह पहला आवेश गुण हुआ और ये दूसरा आवेश क्या हुआ, दूसरा गुण हुआ आवेश का परमाणुकता। आप कॉपी पर इसका परिभाषा नोट कर सकते हैं। और तीसरा गुण है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम भी होता है। आवेश हमेशा संरक्षित होता है। आपने प्रयोग में देखा होगा, कोई भी पदार्थ प्रारंभ में विद्युता उदासीन होता है, लेकिन जैसे जैसे हम उस पर आवेशित करते हैं तो जितना इलेक्ट्रॉन इस पर से निकला उतना ही इलेक्ट्रॉन इस पर जाया, यानी पहले भी शून्य था बाद में भी शून्य हुआ। इसलिए आवेश संरक्षण कहता है ना आवेश की उत्पत्ति किया जा सकता है और ना ही आवेश का नाश। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। और आवेश का हम लोग 3 विशेषताओं के बारे में उल्लेख किए। अब थोड़ा कूलम बल के बारे में जान ले कि कूलम बल क्या होता है। फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है और इसको जो टीचर नहीं पढ़ पाते अच्छा से वो बोलते हैं हार्ड है। हार्ड तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ आसान ही आसान है। आपको बता दें कि जब आप किसी चीज़ को नहीं पढ़ते हैं तो आपको हार्ड लगने लगता है, जबकि उसको पढ़ लेते हैं तो वो एकदम आसान। मैथ में आपको शुरू में ट्रबल होता है, कोई भी मैथ जब आप नहीं बनाते हैं तो आपको लगता है बहुत हार्ड है, लेकिन जब आप उसको आसानी से जब बना लेते हैं या फिर कोई आपको बता देता है तो लगता है बहुत आसान है। ठीक इसी प्रकार फिजिक्स जो टीचर नहीं पढ़ते वो बोलते हैं हार्ड है, लेकिन हार्ड कुछ है ही नहीं। अब देख लीजिए कूलम ने क्या दिया। कूलम का नियम, आखिर ये नियम किसके आधार पर दिया? तो जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया जाता है कि दो वस्तु के बीच कितना बल लगता है, 2m द्रव्यमान, एक वस्तु का द्रव्यमान m1 है, दूसरा का वस्तु का द्रव्यमान m2 है, तब उसके बीच का जो दूरी होगा वो r होगा, तो वस्तु पर जो लगने वाला बल होगा वो कितना होगा। तो कितना मतलब हई वाला जो है ना निर्भर करने का साइन होता है, इसको समानुपाती साइन कहते हैं। और ये बताता है कि जो F जो बल है वो निर्भर करता है किस किस पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान पर, यानी जितना अधिक द्रव्यमान होगा उस वस्तु पर उतने बल अधिक बल होगा। यदि इसको कांस्टेंट कर लिया जाए और यहाँ पर 5 और इसका 6 मान था तो लगने वाला बल था वो 30 था, लेकिन 5 से यदि हम 6 व 6 से हम 7 कर दे तो 7 42 बल। यानी जैसे जैसे हम लोग m1 m2 का मान बढ़ाते हैं ऐसे ऐसे बल का मान भी बढ़ता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो लगने वाला बल होता है वो दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होता है। उदाहरण के तौर पर आपको क्लियर करा दे, यदि उसके बीच के दूरी 1 मीटर हो तो उस पर लगने वाला बल 1 का स्क्वायर यानी 1/1 था। ठीक है, 1 था। अब हम आपको बता दें कि जैसे ही हमने 2 कर दिया, r 1 मीटर से 2 मीटर दूरी पर रख दिया जाता है, तब 2 के स्क्वायर यानी 1/4। देखिए है पहले एगो था, एक आदमी एगो सिंघड़ा खाता था, अब एक आदमी 4 गो सिंघड़ा खाता, अब तो अधियान चौथाई ना भाग हो गया, तो घट न गया ना बल। तो जब घट गया बल तो इसी तरीका से हम आपको गुरुत्वाकर्षण का बल इसलिए समझाएं क्योंकि जिस तरह गुरुत्वाकर्षण बल है ठीक उसी प्रकार कूलम बल है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अब हम 11th क्लास में 12th क्लास में कुछ खास नहीं है, बस इसी का रूप है। देखिए जो आवेश के बीच जो बल होता है ना, आवेश के बीच जो लगने वाला बल होता है
द्रव्यमान पर नहीं, वस्तु पर कितना आवेश है, और आवेश को हम लोग इंडिकेशन दे दिए कि एक वस्तु पर Q1 आवेश है और दूसरा वस्तु पर हम लोग का Q2 आवेश है, और उसके बीच का दूरी यदि r है तो अतने बल का मान क्या होता है, निर्भर करता है। जैसे हम लोग उसके बीच के यदि एक वस्तु पर यदि 5 कूलम आवेश था, यदि एक वस्तु पर यदि 5 कूलम आवेश था, एक वस्तु पर यदि 5 कूलम आवेश था तो जाहिर सी बात है 5, और एक वस्तु पर 5 कूलम आवेश था, दूसरा वस्तु पर हम लोग को 6 कूलम आवेश था, तो लगने वाला बल, इसको कांस्टेंट किया गया है, यानी दूरी समान है, तो 6 × 30 कूलम स्क्वायर बल लगा। मान लीजिए इसको हम लोग क्या किए, कांस्टेंट किए हुए हैं। और यदि वही 5 से यहाँ पर 6 कूलम हो जाए और यहाँ पर 6 से 7 कूलम हो जाए तो लगने वाला बल 42 कूलम का स्क्वायर हो जाएगा, 42 कूलम का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि जैसे ही 5 से 6 व 6 से 7 हुआ तो यह 30 से 42 हो गया। यानी जैसे जैसे हम लोग का कूलम के मान में वृद्धि, मतलब आवेश के मान में वृद्धि करते हैं तो क्या बल का मान भी बढ़ने लगता है, और यही चीज़ बताता है कि जो लगने वाला बल होता है वो Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका कोई प्रूफ नहीं है, यह प्रयोग द्वारा देखा गया है। अब उसके बीच के दूरी, तो जैसे गुरुत्वाकर्षण के बीच के दूरी था ऐसे यह भी दूरी है, तो क्या यानी जैसे दूरी हम लोग का पहले 1 था तो क्या हुआ, 1 न्यूटन बल लगा, और यदि उसके बीच की दूरी 1/2 के स्क्वायर कर दिए तो 1/4 न्यूटन। यानी जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ाते हैं ऐसे ऐसे बल का मान भी घटने लगता है। आप इसको कॉपी पर नोट कर सकते हैं। और आगे का बात हम लोग समझे कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कांस्टेंट का चिन्ह लगता ही लगता है, भले उसका मान हट जाए वो अलग बात है, लेकिन कभी भी समानुपाती का चिन्ह हटेगा। जिंदगी में नोट कर लीजिए, कभी भी समानुपाती का चिन्ह इसलिए कांस्टेंट का चिन्ह डालते हैं क्योंकि यह जो होता है यह एक परिवर्तन चीज होता है, क्या परिवर्तित मान होते रहता है, लेकिन इसको अस्थायी करने के लिए कांस्टेंट का मान देना ही अनिवार्य है। जैसे कोई भी लड़का इधर उधर बदमाशी करता है तो उसका शादी ब्याह करके उसको स्थिर कर दिया जाता है, ठीक इसी प्रकार इसको जो है बदमाश है और इसका मान क्या होता है, बदलते रहता है। इसको कांस्टेंट करने के लिए हम लोग एक k का मान डालते हैं, और k का मान डालने के बाद Q1 Q2 बाई में r स्क्वायर, और ये इसी को लिख देते Q1 Q2 बाई में r स्क्वायर, और ये जो k का मान होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आप इसको नया देख रहे होंगे लेकिन नया नहीं है, हमारे लिए पुराना है, और आपको इसको समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे ये क्या होता है। और ये जो बल है k का जो मान है वो कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया। आपने यह बात पाया कि जैसे जैसे हम लोग वस्तु के नोट करके लिख लीजिएगा, नोट वन कि यदि, मतलब आप इसको लिख दीजिएगा, F जो होता है वो Q1 Q2 के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। हम बोल रहे हैं, आप कॉपी पर नोट कीजिएगा, यदि आवेश के मान में वृद्धि करते हैं तो उस पर लगने वाला बल के मान में भी वृद्धि होता है। नोट 2, यदि वस्तु के बीच की दूरी बढ़ाते हैं तो उस पर लगने वाला बल का मान भी घटता है। आपको प्रयोग करके दिखा दिए। तीसरा नोट 3, F का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है। 4 पाई तो कांस्टेंट है, यानी एप्सिलॉन 0 के मान पर निर्भर करता है। ये एप्सिलॉन 0 क्या है जान लीजिए। हमारे दृष्टि से हमने जितना सोचा उसके अनुसार यह पदार्थ का घनत्व होता है। जैसे वायु में यदि बल रखा जाए, वायु में यदि 2 आवेश को रखा जाए तो कुछ और बल लगेगा, लेकिन वायु की अपेक्षा अधिक घनत्व की पदार्थ में जैसे पानी में रख दिया जाए तो उसमें उसकी अपेक्षा कम बल लगेगा। इसका कारण है कि पानी का जो घनत्व होता है वो वायु के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। इसी कारण बल का मान जो होता है वो घट जाता है। और ये आगे जब पढ़िएगा तो ये एप्सिलॉन 0 को ही एप्सिलॉन इंटू k के द्वारा निरूपित किया जाता है। बात वही है, आपको एकदम आगे क्लियर किया जाएगा। यानी जैसे जैसे हम लोग माध्यम के घनत्व को बढ़ाते जाते हैं ऐसे ऐसे उस पर लगने वाला बल के मान भी घटने लगता है।
आप जब इसको लिख रहे हैं तो इसको जान लीजिए कि जो के होता है वो कांस्टेंट होता है, माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे आप लोग पढ़े होंगे 10th में माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक उसी प्रकार ये माध्यम का अपवर्तनांक है। और ये एप्सिलॉन यानी किसी माध्यम का और वायु के सापेक्ष जो अनुपात, यानी किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा वायु में विद्युतशीलता का अनुपात जो होता है वह अपेक्षिक परावैद्युतांक कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।